Hello friends, this is Jyoti Sukla. Welcome again in this UPSC EPFO प्रैक्टिस सेट सीरीज। सो ये प्रैक्टिस सेट का पहला सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम टोटल क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। इट मीन्स पार्ट 1 में हम 60 क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे एंड पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टोटल हम 120 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है वो यूपीएससी ईपीएफओ जिस तरीके के क्वेश्चन बनाता है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए होता है क्योंकि आप सभी को पता है कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वही 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या दिया है कि आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। क्या वर्ड क्या है? कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन हम करते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो कन्वर्स का हो जाएगा टॉक। अपोज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि अपोज का मतलब होता है विरोध। डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शित करना, ये भी नहीं हो सकता। एग्री मतलब होता है सहमत, तो ये सभी नहीं मैच कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ टॉक जो है वो जो है मैच कर रहा है कन्वर्स से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। देखो जो ये सेगमेंट जो है अंडरलाइन है, इसी का सब्सटीट्यूट बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। द कमेटी ऑक्युपाइड इटसेल्फ विथ नो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वनली दिस। तो यहाँ पर विथ नो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वनली दिस जो है अंडरलाइन है। अब इसमें देखना है कि आप क्या सब्सटीट्यूट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा विथ नो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट दिस। ठीक है, तो कोई अदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है वो नो इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, मतलब ये बाकी ऑप्शंस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। देखो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर देखना है। फ्रिक्शन रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ मशीन सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से देखिए तो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फ्रिक्शन रिड्यूसेस होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन जो है यानी कि पहला ही पार्ट जो है वो गलत है, इसी में एरर है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस की जगह पे बल्कि होना चाहिए था रिड्यूसेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज। यहाँ सेम एज मतलब यहाँ पर फिर से सिनोनिम्स पूछ लिया। सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। नहीं, देखो एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, उसको वन वर्ड में लिखना है। ठीक है, क्या दिया है? वन हु स्पीक टू लैंग्वेज फ्लुएंटली। जो दो लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बाईलिंगुअल। दो लैंग्वेज बाईलिंगुअल। लिंग्विस्टिक क्या होता है? यहाँ पर अगर बोले कि लिंग्विस्ट का मतलब जो होता है वो होता है जो कई लैंग्वेजेस, इट मीन्स कई फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता हो, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। मोनोलिंगुअल का मतलब आप समझ रहे हो, मोनो का मतलब सिंगल, केवल एक लैंग्वेज जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? मोनोलिंगुअल। और लेक्सिकोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो ये हो जाता है कि मतलब जिसको ना शब्दों का चुनाव करने बहुत अच्छा आता है। इट मीन्स वो जब कुछ भी बोलता है तो उसमें मुहावरे, इट मीन्स फ्रेज और इडियम्स वगैरह भी यूज करता है, तो उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोलॉजिस्ट। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर पर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर ना पैसिव फॉर्म जो है वो बताना है। तो क्या है सेंटेंस? रब द ग्लास टेबल विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस दिखा रहा है। और इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पर अगर आप देखो तो द सॉफ्ट क्लॉथ शुड बी रब्ड विद अ ग्लास टेबल टू मेक इट शाइन। मस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। द ग्लास टेबल शुड हो सकता है और उसके बाद द ग्लास टेबल हैव टू बी रब्ड विथ, देखो हैव भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अब देखो ये बचा दो ऑप्शन। अब इन पहले और तीसरे ऑप्शन में अगर ध्यान से देखो तो देखो हमें पता है कि जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट को क्या करते थे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या करते थे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप सी नंबर देखो तो द ग्लास टेबल शुड बी रब्ड विद अ सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन, ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दिया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द, ये मैं थोड़ा सा जूम करूँगी, ठीक है, शायद आपको एकदम क्लियर ना हो। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन इज गिवन हियर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ अबंडेंट वाटर बियरिंग मिनरल्स ऑन द के बाद क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑन द अर्थ होगा, ऑन द सर्फेस होगा, ऑन द सॉइल होगा या ऑन द ग्राउंड होगा? तो ऑन द सर्फेस होगा। ध्यान देना, ऑन द सर्फेस, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो कट हो जाएंगे और ऑन द सर्फेस जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है क्योंकि थोड़ा मैं मतलब कि
ऐसे में पिक्चर्स ले रही थी कि अंधेरा था, इस वजह से उसका परछाई जो है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, उसका शैडो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, यहाँ पर ईडियम बताना है, ठीक है, जो अंडरलाइन है। टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि ना मतलब कोई भी किसी काम में श्योर ना होना। तो पहला दिया है, पहला ऑप्शन टू सिट लेजली एंड नॉट डू एनीथिंग, दूसरा है रिलैक्स व्हेन अदर आर वर्किंग, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन हियर कि रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, एंड फोर्थ इज बिल्ड फेंस एंड वॉल्स फॉर सिटिंग ऑन। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इजली ब्रोकन। इजली ब्रोकन को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको फ्रेगल। फ्रेगल, फ्रेगल मतलब भी टूटना ही होता है, लेकिन प्रिएबल का मतलब होता है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नम्य, ठीक है, और मैलिएबल का मतलब भी जो है बहुत ही जल्दी जो मैलिएबल हो जाए, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो जैसे हम सीड्स वगैरह बनाते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, तो वो मतलब वो भी लचीला हो, और डक्टाइल भी लचीले का ही होता है, टूटने का नहीं होता। ब्रोकन का साइनोनाइम्स जो है वो नहीं है, तो ब्रोकन का साइनोनाइम्स यहाँ पर फ्रेगल होगा सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट। देखो फिर से सब्सटीट्यूट जो है वो पूछ रहा है, तो क्या है, इफ नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। दिया है ईच ऑफ द गेस्ट वर गिवन, ईच ऑफ द गेस्ट वर गिवन, इसका सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ईच ऑफ द गेस्ट, वर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हो जाएगा वॉज गिवन, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन टैग, यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग देखना है, दे वर लेट एज यूजुअल। तो यहाँ पर देखो वर है ना, तो जब हम क्वेश्चन टैग की, अच्छा ये ना बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ा हमें दिख रहा है, थोड़ा छोटा इसको कर लेते हैं, पेन की साइज, ठीक है, होप अभी सही होगा। ओके, तो अब देखो दे डिड होगा या वरंट दे होगा या डिडंट दे होगा या वर दे होगा, तो यहाँ पर ना वर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर वरंट दे हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं आई एम फाइन। आई एम फाइन में क्या लगेगा, इजंट आई, आरंट आई, डजंट आई और आई, तो यहाँ पर आरंट आई जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर a colorful cyclothon was organized on the dash दिया है of the word sparrow day to mark the progress of making Ganjam द फर्स्ट स्पैरो फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, ऑन दी ओकेशन हो जाएगा, ऑन दी ओकेशन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओकेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। देखो ईडियम दिया हुआ है, इसका आपको बताना है फुट दी बिल। फुट दी बिल का अर्थ क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा, या ईडियम का मतलब क्या हो जाएगा। एक बार हम पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इट वॉज क्वाइट अ शॉक फॉर राजू टू हैव टू फुट दी बिल फॉर ऑल द फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा पे ऑफ फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर मतलब समझ रहे हो कि मतलब कि आप ये देख रहे हो, इट वॉज क्वाइट शॉक फॉर राजू टू हैव फूड डे। तो ये बिल ना कुछ बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में हो गया, तो इसलिए राजू को बहुत ही ज़्यादा शौक लग गया। इसका जो आपका बेस्ट ईडियम का मतलब हो जाएगा वो पे फॉर एवरीथिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे जो है वो चुकाना पड़ जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम ऑफ दी गिवन वर्ड। स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी का मतलब होता है कि जो मतलब कि चलता रहे, ठीक है, मूव करता रहे, मूविंग में हो। तो यहाँ पर टायर्ड कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है, और स्टिल भी नहीं मैच कर रहा है, शिफ्टिंग भी नहीं होगा। यहाँ पर मोशनलेस जो होगा, मोशनलेस का मतलब कि मोशन में नहीं है, मतलब चल नहीं रहा है। इट मीन्स कि ये अस्थिर, ये जो है अगर हम एक वर्ड में बोले, हिंदी में अगर इसका मीनिंग बोले तो स्टेशनरी का मतलब होता है अस्थिर, और मोशनलेस का मतलब हो जाएगा स्थिर, ठीक है, यानी कि एक जगह पे रुका हुआ। अब देखो यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, इस कहानी में ना फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अब कहानी को पढ़ना है, समझना है, और फिर क्या भरा जाएगा उसको बताना है। देखो कहानी है, बगीरा इज द fictional black panther in the रुडयार्ड किपलिंग मोगली स्टोरी इन दी जंगल बुक। देखो यहाँ पर जंगल बुक की एक कहानी उठा करके दे दी गई है, और उसमें पूछ रहा है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। ही वॉज बॉर्न इन डैश, ठीक है, उसका जन्म हुआ। अब 15th नंबर, अब देखो इसके आगे ना ऑप्शन दिया हुआ है। देखो 15 नंबर में क्या क्या ऑप्शन दिया है,
कैप्टिविटी, उसका जन्म हुआ कैप्टिविटी में, पार्क में, केव में, जंगल में, तो उसका सही ऑप्शन जो है वो कैप्टिविटी हो जाएगा। तो यहाँ पर 15th के बगल में आप क्या भर दोगे, कैप्टिविटी, यहाँ पर हो जाएगा सी, मैं लिख दे रही हूँ कैप्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद इन दी मिनिग्री ऑफ द राजा ऑफ उदयपुर, आगे दिया है ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ। अब देखो 16th नंबर में ना पहले ही डैश दिया है, अब 16th नंबर ऑप्शन अगर देखो तो आपका हो जाएगा वनली अनलेस वंस आल्दो, तो यहाँ पर ना वंस हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप स्टोरी पढ़ोगे ना इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पर वंस हो जाएगा। वंस ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही डैश फिर से दिया है द लॉक ऑफ हिज केस, क्या कर दिया उसने, केस को क्या करता है, तोड़ देता है आई थिंक। तो यहाँ पर अगर फिर से ऑप्शन देखो 17 नंबर में ओपेंड ब्रोक, तो ब्रोक हो जाएगा, वो जो है वो उस केस को तोड़ करके भाग जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोक, ठीक है, ये 17th में ब्रोक द लॉक ऑफ द केस एंड स्केप्ड इनटू द जंगल, भाग जाता है एंड स्केप्ड। 18 नंबर में अगर आप देखो तो 18 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा स्केप्ड, बाहर भाग जाता है, ठीक है। अब कहानी अगर पढ़ो तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है थोड़ा सा, जब ऑप्शन देखोगे तो और भी ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ही रेगुलरली इन द स्टोरी ऑफ मोगली, वो रेगुलरली मोगली की स्टोरी में क्या होता है, तो यहाँ पर फिर से देख लो ऑप्शन, यहाँ पर दिया हुआ है एपियर्स दिया है, इन्वॉल्व दिया है, राइजेस, इनवाइट्स, तो ये ना इन्वॉल्व रहेगा, इन्वॉल्व नहीं, एपियर्स हो जाएगा, ये मोगली की कहानी में दिखता है, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 19th नंबर का एपियर्स हो जाएगा, एपियर्स, ठीक है। तो ये रहे मतलब कि इतने क्वेश्चन एक कहानी से बन गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20 नंबर पर। सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनाइम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये है ऑस्टर, AUSTERE। देखो यहाँ पर ना अब आपको ऑस्टर का मतलब भी पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे साइनोनाइम्स बता पाओगे। तो ऑस्टर का मतलब होता है कठोर, बहुत ही ज़्यादा कठोर, तो कठोर का जो साइनोनाइम्स यहाँ पर दिया हुआ है वो है स्ट्रिक्ट। केयरलेस का मतलब हो जाएगा जो केयर नहीं करता है। जनरस का मतलब बहुत ही सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। अनविलिंग मतलब जिसकी इच्छा ना हो, तो ये सब कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं। 21 में आते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इट स्टार्टेड इन 1746 एंड एंड 1748। 1746 में स्टार्ट हुआ और 1748 में खत्म हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की, ये भी सही है। तीसरा है चंदा साहेब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चौथा है युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दी गई, ये भी सही है। यानी 1 2 4 कहाँ पर है देख लो, 1 2 4, ये आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कर्नाटक के नवाब के पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? तो फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की जो है वो सहायता की थी। 22 हो गया। 23वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़े। देखो कई संधियां हुई थी, उनको आपको अरेंज करना है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बेसिन की संधि जो हुई थी वो पहले हुई थी, यानी 31 दिसंबर ये हुआ था 1802 में, ठीक है। इसके बाद देवगांव की संधि जो है वो 1803 में होता है 17 दिसंबर को, और अर्जुन गांव की संधि जो होती है वो 30 दिसंबर को 1803 में होता है। तो यानी आपका जो सही आंसर होगा वो 321 हो जाएगा। 321 कहाँ पर है? ये डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिया हुआ फिर से जो है कालानुक्रम में ही बदलना है। देखिए इट मीन्स उसको एडजस्ट करना है और लगाना है। तो अगर आपको ना डेट भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर आपको डेट नहीं पता है ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो बंगाल में द्वैत शासन का समाप्ति जो हुई थी वो हुआ था 1772 में, और ये ना वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, देखो 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ था बक्सर का, और 1765 में इसकी संधि हुई थी 1765 में, ठीक है। अब अगर देखो आप प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है, आपको याद होगा जून 1757 में हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में, और इसी के मतलब इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का मतलब एकदम खात्मा हो गया था। तो देखिए अब सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा 1772, नहीं सबसे पहले 1757 आएगा, 1 हो जाएगा, इट मीन्स 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आएगा 3 के बाद 4 आ जाएगा, 3 4 और उसके बाद फिर 3 4 2 1, 3 4 2 1 देख लो कहाँ पर है 3 4 2 1, यानी कि पहले ऑप्शन में जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध है। तो आप सभी को पता होगा रीड और मुनरो जो है ये मद्रास में ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो स्टार्ट किया था, मतलब 2 और 3
देख लो कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश जो है वो रेलवे, बैंकिंग, क्योंकि ये सब ना बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और इनमें जो है वो निवेश बहुत ज़्यादा हुआ। इसके बाद आते हैं 27 नंबर में, भारत में इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? तो वही जब प्लासी का युद्ध हुआ ना, उसी के बाद से अंग्रेजों का मतलब भारत पर वर्चस्व बढ़ने लगा और तभी से इन्होंने शुरू कर दिया। जब दीवानी प्रदान करने के बाद, जब मुगलों ने ना अंग्रेजों को दीवानी दे दी, तब से इनका मतलब मन बढ़ गया और ये अपने अनुसार जो है वो काम करने लगे और यहाँ के सामान जो है उठा उठा करके अपने देश में भेजने लग गए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? तो ये था सूती वस्त्र का उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में यूएसएसआर ने सहायता की थी। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है, ब्रिटिश हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बोकारो स्टील प्लांट। नहीं, ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि रशिया ने किया था। ठीक है, हेल्प। तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन केवल सही हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर पर क्वेश्चन पर, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। आपने सुना होगा बिरसा मुंडा के बारे में। बहुत ही बड़े मतलब जो है जनजातियों के भगवान कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, ये सब ना क्या है, सभा के लिए निम्नलिखित में से संयोजन पहचानिए। इन्हें स्टार्ट कौन किया था? देखो, प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग ने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। यंग इंडिया जो है वो गांधी जी ने किया था। ठीक है, और लोकहितवादी जो है वो आपके ये थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख ने किया था। और सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा बाई फूले ने किया था। और रहनुमाई वाला जो है ये नौरोजी ने किया था। ठीक है, नौरोजी ने। तो आप देख लो कहाँ पर है, देखो गोपाल हरि देशमुख इसमें पहले दे दिया है, ये नहीं होगा, ये बी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। बी में पहले आत्माराम पांडुरंग है, फिर मोहनदास करमचंद गांधी है, फिर गोपाल हरि देशमुख है और फिर ज्योतिबा फूले और नौरोजी फरदून जी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 32 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैच करना है। तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो थे वो डलहौजी ने लाया था। सती निषेध सभी को पता होगा, विलियम बेंटिंग ने लाया था। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट, देखो अच्छा, इतने से अगर आपको ना मान लो नहीं पता है, इतने से आपका क्लियर हो सकता है क्या? ए का चार देखो कहाँ पर है, ये है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो ये और ये ऑप्शन तो आपके कट गए। फिर कह रहा है बी का पहला इसमें है, नहीं, ये वाला देखो कट गया, अपने आप ही निकल के आ गया। तो अगर यहाँ पर आप देखो बाकी का भी मिला लो, सी का जो होगा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और डी का फिर अपने आप जो है वो 3 में मिल जाएगा। इट मीन्स दास प्रथा का उन्मूलन जो है एलन बरो ने किया था और एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो लैंसडाउन ने लाया था। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर पर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। तो हम सभी को पता है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम में जब उत्तरार्ध चल रहा था उसमें स्वामी विवेकानंद जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि उनको मिली थी। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी और उन्होंने ही शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे विश्व में उन्होंने झंडे गाड़ दिए थे। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए तथा कारण। अब देखो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला दिया है एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कांग्रेस की इट मीन्स कांग्रेस की स्थापना में इतना मदद किया ना, इसलिए किया क्योंकि वो लोग ना हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा लोग राष्ट्रवादिता की तरफ बढ़ रहे थे और वो लोग ये सोच रहे थे कि हम इनके विचारों को कैसे जान पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक पार्टी बनवा देते हैं और ये फिर आकर के एक जगह मीटिंग वगैरह करेंगे तो हमें पता रहेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, बी नहीं सही है। इट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए सही है और आर जो है वो गलत है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। असर्शन फिर से है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने में के अधिकार को मानने से मना कर दिया, सही है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग ही थी, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए सही है और बी जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर, टपकन सिद्धांत इट मीन्स ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी ने किस चीज़ को इग्नोर किया था? तो इसने आय वितरण को इट मीन्स एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इग्नोर किया था। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमी डील्स विथ, यानी माइक्रो इकोनॉमी जो है वो हमें क्या बताती है? तो माइक्रो इकोनॉमी जो है वो हमें द डिसीजन मेकिंग ऑफ सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 38 नंबर, इनमें से कौन सी एक वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण है? ठीक है, कब जो है किसी वस्तु का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है? पहला दिया है आय में वृद्धि, यदि हर वस्तु
यदि वस्तु निम्न स्तर की वस्तु हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई घटिया किस्म की वस्तु होगी तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल खराब। ये स्टेटमेंट तो एकदम वाहियात किस्म का है। डिक्रीज इन दी प्राइस ऑफ गुड, ये मान लो कुछ हम मान सकते हैं कि अगर सस्ता हो गया सामान तो लोग ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उतना उतना सही स्टेटमेंट नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, आमदनी में कमी यदि वस्तु एक सामान्य वस्तु है। अगर आमदनी में कमी हो गई तो कैसे कोई किसी वस्तु की डिमांड कैसे बढ़ सकती है भाई, अगर पैसा नहीं है तो कैसे कोई खरीदेगा, तो ये भी बकवास स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं डी नंबर पर, कह रहा है इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे अब देखो, अब हम इसको भी काटेंगे ना, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो मिल गया है। अगर लाइक कोई खट्टी चीज़ है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम टमाटर और इमली। मान लो कोई ऐसी चीज़ बनाई, सपोज चटनी बनाई जा रही है ना कुछ खाने के लिए, और सपोज कि टमाटर का रेट जो है वो बढ़ गया है, तो लोग इमली की तरफ जो है वो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चटनी बनानी है, और चटनी बनाने के लिए वो इसके यानी टमाटर के सब्सटीट्यूट की तरह इमली का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर टमाटर ख़त्म हो गया और लोग इमली की तरफ बढ़े, तो दुकानदार जो होगा वो भी तो कहेगा कि भाई इमली की भी रेट थोड़ी बढ़ा दो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत मतलब बढ़ गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन, अच्छा यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, इस तरीके का क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये है आपका, ये जो होता है वो रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई जो है वो बैंकों से लेती है। बैंक रेट क्या होता है? जब कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लेते हैं। और सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है कि जो बैंक्स होते हैं ना, वो रिजर्व बैंक के पास अपना कैश रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी? तो ये आपका हो जाएगा घाटा बजट, डेफिसिट बजट जो है वो हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाएं यानी माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता। देखो, माइक्रोबीट्स क्या होते हैं ना, माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, जिनका जो मतलब कि बहुत ही छोटे होते हैं और वो आसानी से ना वो ख़त्म नहीं होते। जो बड़े प्लास्टिक होते हैं वो ईजिली हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक समुद्री पारितंत्र के लिए होता है, यानी समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आर्द्रभूमि दिया है, नदियों का संगम, कौन सा वेटलैंड जो है वो नदियों के संगम पर है? देखो, हरिके वेटलैंड की बात करें तो ये ब्यास और सतलज के संगम पर है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल के संगम पर है, नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा दिया हुआ है कोलेरू झील जो है ये मूसी और कृष्णा के संगम पर है, ये भी गलत है। जो कोलेरू झील है ये गोदावरी और कृष्णा की नदियों के बीच में जो डेल्टा है ना वहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो आपका अच्छा पहला ऑप्शन केवल और केवल सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर, 1909 का प्रमुख प्रावधान, मार्ले मिंटो सुधार। देखो, बहुत ही घटिया सुधार था 1909 में जो आया था। ये जो था, इसने क्या किया था? इसने सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ठीक है, नहीं पूछा है, ठीक है। दूसरा है केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ठीक है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, हाँ ये जो है यही गलत है। तो मतलब यही जो है ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। जो गलत है वही हो जाएगा सही। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है, यह नहीं पूछा है, ठीक है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये भी सही है। तीसरे ऑप्शन में आते हैं, तो तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो कह रहा है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। क्या कह रहे हो भाई? जो अवशिष्ट शक्ति वो प्रांतीय को मिला था? नहीं, ये तो गवर्नर के हाथ में था। तो ये जो है ये गलत हो गया, और जो गलत था वही आपका सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो दी गई थी। बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता है प्रांतीय स्वशासन, बिल्कुल सही है। केंद्र में द्वैध शासन, ये भी सही है। राज्यों में द्वैध शासन, ये भी सही है।
द्वैध शासन की समाप्ति। देखो, द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में लगाया गया था और 1935 के तहत केंद्र में लगाया गया और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी सही है। अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, ये भी सही है, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो 1 2 3 4 जो है वो सही हो जाएगा। 47 में आते हैं, यहाँ पर दिया है 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, उस समय भारत सरकार किसके अनुसार कार्य कर रही थी? तो ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, उसी के अनुसार जो है वो काम कर रही थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पुल के प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। देखो, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ो, ज़्यादा बेटर होगा। इन द कंप्यूटर प्रोसेसिंग सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द पुल एंड लोड देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये जो होगा ये आपका जॉब शेड्यूलर जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 49 में, दो बच्चों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। तो डी जो है ये प्रोटोकॉल जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है, लाइनक्स भी है और एप्पल का मैक ओएस भी है। नेक्स्ट आते हैं दशमलव संख्या 101 को द्विपदी, इट मीन्स कन्वर्ट डेसिमल इनटू नंबर 1012 बाइनरी। इसको बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमेन आएगा उसको हम लिखते जाएंगे। इट मीन्स 1010। तो ये आपका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका फर्स्ट नंबर यानी 1100101 जो है वो सही हो जाएगा। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होता है। तो पर्याप्त मात्रा में इसमें क्या होता है? कैफीन होता है, निकोटीन होता है, टैनिन होता है, रेनिन होता है। आई थिंक रेनिन होना चाहिए। एक बार इसको देखना, ठीक है। अब एक बार आप सोचो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। एक बार मैं भी कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, डी ही होगा, सही है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? जब कोहरा होता है ना, हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस हैं और गैसेस में क्या होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट जैसे हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये होता है कि द्रव, मतलब कि गैस में क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है, लिक्विड इन गैस। ये पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में पहला ऑप्शन दिया है, क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, नहीं। मुक्त ब्रोमीन निकलती है, नहीं। प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, नहीं। और चौथा ऑप्शन है, विकसित करने वाले घोल में जब तक रखा जाता है तब तक समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। ये भी सही है, ये जो है वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 55 में प्रतिवर्ती क्रिया, इट मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण होता है, कहाँ पर होता है? सेरेब्रम में होता है, सेरेब्रम में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, नर्व सेल में होता है। एक बार इसको भी बताने की कोशिश करना कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सही है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि इंसुलिन, द हार्मोन इंसुलिन इज अ, हार्मोन इंसुलिन क्या है? तो ये पेप्टाइड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 57 में, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया हुआ है, ये अच्छा, पहला जो है वो सही है। दूसरा कहता है यकृत 2, इट मीन्स लीवर प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये गलत है। तो आपका 57 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। 58 में आते हैं, ये दिया है, द किडनी इज बायोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज इट इज हेल्पफुल। ये किस लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करना और बताने की कोशिश करना कि क्या है। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन, द बॉडी कंट्रोल द फ्लूइड, सही है। अम्ल क्षार को संतुलन को बनाए रखता है, ये भी सही है। उपापचयी खराब पदार्थों को बाहर करता है, ये भी सही है। इट मीन सभी सही है और 58 का डी हो जाएगा। 59 में आते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है, ये गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहा है, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सी ऑप्शन जो है वो कह रहा है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर में बनी होती है, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है, रक्त में WBC की तुलना में बिम्बार्ड, इट मीन्स प्लेटलेट्स
जो है वो ज़्यादा होते हैं, WBC की तुलना में प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, स्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, और नियोप्रीन विशिष्ट रबर, और रेयान जो दिया हुआ है वो दिया है कि मॉडिफाइड स्टार्च। तो ये जो रेयान है ना, ये मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, बल्कि ये जो है ये आर्टिफिशियल होता है। तो इसलिए बोला था कौन सा सही नहीं है, तो यही जो है वो सही नहीं है, और बाकी सारे के सारे जो है वो सही हैं। तो ये रहे टोटल 60 क्वेश्चन। हमने पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, पार्ट 2 में हम 60 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज, आज के इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ सभी लोगों को तक, जो भी UPSC EPFO की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।